हेलो दोस्तों, मैं पंकज कुमार नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने कल बातचीत की थी कि हम लोग क्या करने वाले हैं इस बार, जो अपना यूपीएससी का प्रीलिम्स 2026 का है, उसके लिए क्या 10,000 एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसमें हम मुख्य रूप से क्या रहेंगे, इसमें मुख्य रूप से रहेंगे यूपीएससी के मतलब कि जो आईएएस के लिए जो प्रीलिम्स होता है उसके पीवाईक्यू, सीडीएस के पीवाईक्यू, सीएपीएफ, यहाँ पे सीएपीएफ के जितने पीवाईक्यू होते हैं बहुत सारे रहेंगे। साथ ही साथ इसके बाद में क्या पीसीएस यानी कि पीसीएस भी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीसीएस से यूपीएससी लाइक जो क्वेश्चन है उसको भी हम लोग करेंगे। तो आज के वीडियो में क्या होगा, हम लोग आज का वीडियो हम लोग का फर्स्ट डे है यानी कि डे 1 है। और इसमें आज हम लोग क्या करने वाले हैं, टोटल 25 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग क्या कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा और साथ ही साथ क्या वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना है एक, क्योंकि लंबी सीरीज़ है और एक मतलब कि बेहतरीन रहने वाली है। और आप जानते होंगे कि इस प्रकार की अगर कोई सीरीज़ लाता है तो काफ़ी मतलब कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है उसको मतलब कि देखने में लोगों को। तो इसके लिए आप लोग क्या कीजिए, सपोर्ट कीजिएगा, उसी के हिसाब से हम लोग क्या अपनी जो जो कहते हैं कि कंटेंट होगा उसको इनरिच करते हुए चलेंगे। तो चलिए आज का वीडियो अभी शुरू करते हैं और आप लोग बाद में बताइएगा कि कैसा रहा और उसके बाद में अपने सजेशन भी दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आगे अभी क्लास से। और आज का वीडियो जो होगा मतलब कि आपको मतलब कि सुबह डेली का 7 बजे मिल जाया करेगा। और आज के वीडियो में क्या अभी मतलब कि थोड़ा सा सीरियल वाइज नंबर मतलब क्वेश्चन नहीं होंगे, तो इसको आप ध्यान रख लीजिएगा थोड़ा का मतलब कि सीरियल वाइज नहीं होगा, पर क्या टोटल 25 क्वेश्चन आपको सॉल्व करा जाएंगे जो कि यूपीएससी के पीवाईक्यू हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे नंबर 1 से। और पहला क्वेश्चन है कि कथन और कारण से संबंधित है। इसमें क्या बोला गया है, चट्टानों के अपक्षय के कारणों में से एक कारण वर्षा है, यानी कि चट्टानें जितनी अपक्षय होती हैं उसके एक कारणों में से वर्षा है। और दूसरा कथन कहता है कि वर्षा जल में घोल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान रहती है। तो आपको फर्स्ट ध्यान रखना है, उसके बाद में सेकंड कथन दिया उसके बारे में भी ध्यान देना है। और तीसरा कथन जो कहता है कि वर्षा जल में वायुमंडलीय ऑक्सीजन विद्यमान होती है। तो इसमें से बोला है क्या कि एक, और इसके बाद में ऑप्शन बनाए गए क्या, कथन 2 और 3 दोनों सही हैं तथा कथन एक की सही व्याख्या करते हैं, या फिर अगला दिया है कथन 2 और 3 दोनों सही हैं किंतु उनमें से कोई एक कथन एक की सही व्याख्या करता है, यानी कि दोनों में से कोई एक व्याख्या करता है सही। उसके बाद में सी बोल रहा है कथन 2 और 3 में से केवल एक सही है, वह कथन एक की व्याख्या करते हैं। उसके बाद में बोला है ना ही कथन 2 और ना ही कथन 3 सही है, तो इसमें से कौन सा सही होगा। तो पहले तो बता देते हैं आपको, ये चट्टानों के अपक्षय के कारणों में से क्या है, वर्षा एक कारण है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में वर्षा जल में घोल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान रहती है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। उसके बाद में बोला है वर्षा जल में वायुमंडलीय ऑक्सीजन विद्यमान होती है, तो हमारा तीसरा कथन भी सही है। इसका मतलब क्या हुआ, कथन 2 और 3 दोनों सही हैं तथा कथन एक की सही व्याख्या करते हैं। यानी कि वर्षा जल में जो क्या होता है मतलब कि जो वायु मतलब कि ऑक्सीजन विद्यमान होती है, और उसके कारण क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन मिल करके, तो इसमें क्या होता है कि मतलब कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और जो ऑक्सीजन होती है ये दोनों मिलकर के क्या करती हैं, चट्टान को अवक्षय करने में मदद करती हैं। तो इसलिए क्या होगा, कथन 1 और 2 मतलब कि 2 और 3 दोनों सही हैं, यानी कि जो कथन 2 हमारा है और जो 3 है, यानी कि कथन 2 और 3 दोनों सही हैं, वो क्या कथन एक की सही व्याख्या करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या होगा, ये वाला सही होगा। तो चलिए थोड़ा सा पेन को चेंज कर लेते हैं हल्का सा, ताकि थोड़ा पढ़ने में सही रहे। तो ये तो हमारा पहला क्वेश्चन रहा। उसके बाद में चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आज के क्या जो क्लास है, आज के क्लास में सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में क्या है, सीरियल वाइज हम लोग सॉल्व किया करेंगे, ताकि इससे आप लोगों को ध्यान रहे। तो पहला अगला आता क्वेश्चन हमारा कि तापमानों की वार्षिक और दैनिक सीमा निम्न है, यानी कि एक कोई भी मतलब कि जो कहते हैं कि पारिस्थितिकी क्षेत्र दे दिया गया है, यानी कि जलवायु का क्षेत्र दे दिया गया, उसकी कुछ विशेषताएं बताई जा रही हैं और पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र की ये विशेषता है। तो पहला क्या बोला है, तापमान की वार्षिक और दैनिक सीमा क्या होती है, निम्न होती है। उसके बाद में वर्षा वर्ष भर वर्षण होता है, यानी कि हर साल मतलब कि साल भर वर्षा होती रहती है। और तापमान जो होता है वार्षिक और दैनिक तापमान क्या होता है, निम्न होता है। वर्षा में भिन्नता कितनी होती है, 50 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के मध्य में होती है। तो ये किस प्रकार की जलवायु है, यानी कि विषुवतीय जलवायु है, चीनी प्रकार की तो जलवायु है, या फिर आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु है, या फिर समुद्री पश्चिमी तटीय प्रकार की जलवायु है। तो इसमें पूछा गया है। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि वर्षा जो होती है वर्ष भर होती है। तो इस प्रकार से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद क्या होगा, विषुवत रेखीय हो सकती है। पर आपको इतना ही ध्यान रखना पड़ेगा, इसके साथ ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो वार्षिक वर्षा कितनी दी है, 50 से 250 सेंटीमीटर के बीच में दी है, और तापमान भी क्या है, वार्षिक और दैनिक तापमान क्या है, बहुत ही निम्न रहता है।
तो इस प्रकार से जो कि यूपीएससी ने अपना ऑफिशियल आंसर की दी थी, तो उसमें उन्होंने ऑप्शन बोला है इसको समुद्री पश्चिमी तटीय, यानी कि जो समुद्र होता है उसके जो क्या था पश्चिमी तटीय जो क्षेत्र होता है उस प्रकार की जलवायु के बारे में ये विशेषता बताई जा रही है। तो चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। उसके बाद में अगला क्वेश्चन जो क्या है हमारा, निम्नलिखित क्षेत्रों में से निम्नलिखित क्षेत्रों में एक में विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय पीठभूमि है जो जो क्या कहला है जो जीवाश्म ईंधनों से होने वाले लगभग 3 वर्षों के वैश्विक वार्षिक कार्बन उत्सर्जन को धारण करता है और जिसकी संभाव्य विनाश से वैश्विक जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। निम्नलिखित में से उस क्षेत्र को उद्देशित यानी कि कौन जो है उस क्षेत्र के बारे में बताता है। तो ये यहाँ पे भी देख रहे होंगे आप, थोड़ा सा मतलब कि उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे दिया है और उसके बाद में पूछ रहा है कि ये किस प्रकार की जलवायु है, मतलब कि किस प्रकार का क्षेत्र है उसके बारे में बताया जा रहा है। क्या बोला है एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित क्षेत्र में से एक में विश्व की सबसे बड़ी क्या है, विश्व की, ये आपको बस इस कीवर्ड को याद रखना, विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय पीठभूमि है जो जीवाश्म ईंधनों से होने वाले लगभग 3 वर्षों के वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को धारण करता है और जिसका हाल ही में क्या हो रहा है विनाश हो रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा कांगो बेसिन, जो कि यूपीएससी ने दिया था। इसका आंसर जो 2024 का क्वेश्चन है और इसका ऑफिशियल आंसर की मैं क्या दिया कांगो बेसिन, यानी कि जो कांगो बेसिन के बारे में बात की जा रही है जो कि विश्व की क्या है सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय पीठभूमि है और जिसके जो होता है मतलब कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस पर क्या हो रहा है प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा किससे, इकोलॉजी इन्वायरमेंट से भी है जे भी। इसमें बोला है कई उपभोक्ता उत्पादों के निर्माण के लिए उपयुक्त होने वाले परफ्लोरोएल्कीन और पॉलीफ्लोरोएल्कीन पदार्थ जैसे क्या लिखा है PFAS के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार करना है। तो PFAS पेयजल, खाद्य और खाद्य पैकेजिंग सामग्री में व्यापक रूप से पाए जाते हैं। तो इसमें बोला गया है कि जो मतलब कि कौन सा बोला है पॉलीफ्लोरोएल्काइल पदार्थ जो होते हैं वो क्या होते हैं हमारे खाद्य पदार्थ की पैकेजिंग में बहुत ही व्यापक रूप से पाए जाते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व भी कैसे करना है, ये भी आप समझ रहे होंगे। उसके बाद बोला है PFAS पर्यावरण में आसानी से निम्नीकृत हो जाते हैं, मतलब कि निम्नीकृत नहीं होते हैं, यानी कि ये क्या होते हैं बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं। तो ये वाली बात भी हमारी बिल्कुल सही है, यानी कि जो PFAS होते हैं वो क्या होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। यहाँ पे आप ये भी समझ सकते हैं अगर ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं तो इसकी क्या यूपीएससी को इसका क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उसके फिर बाद में इसके मतलब कि इस पे क्या कोई मतलब कि बहस बहस या फिर कोई चिंता का विषय ही नहीं होता। तो इस पे क्या होता कोई क्वेश्चन बनने की कोई चांस नहीं था, क्योंकि ये निम्नीकृत नहीं होता है और बहुत ही अधिक मतलब खतरनाक सब्सटेंस हो जाता है, इसलिए क्या है इस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन बना दिया। उसके बाद में बोला है PFAS के लगातार संपर्क के परिणाम स्वरूप जंतुओं के शरीर में जीव संचयन हो जाता है या हो सकता है, यहाँ पे देख रहे होंगे सकता का भी यूज़ कर रहा है, यानी कि सकता के बाद बोल रहा है तो लगभग यानी कि सही माना जाता है। तो इस प्रकार से हमारे क्या क्वेश्चन नंबर जो 3 होगा वो भी सही होगा, तो यानी कि 1 2 3 इसमें क्या है डी में है। तो इस प्रकार से आप क्या है इसको समझ सकते हैं और आगे देख लेते हैं अभी क्वेश्चन नंबर जो हमारा नेक्स्ट है। अगला क्वेश्चन बोला गया है क्या उपयुक्त में से उपयुक्त जीवों के कितने प्रकार के परजीव क्या लिखा हुआ परजीव व्याप्य प्रजातियाँ यानी कि पैरासाइट्स स्पीसीज पाई जाती हैं। तो कौन कौन सा दिया है कैराबिट्स, बीटल्स और क्या है कांतार यानी कि सेंट्रीपीड्स, मक्खियाँ, दीमक या वर्म। तो इनमें से कौन कौन से जो हैं पैरासिटाइड स्पीसीज हैं। तो आप देख रहे होंगे यूपीएससी जो है इस प्रकार का क्वेश्चन पूछती है और इसको आप समझ मतलब कि पढ़ने के बाद ही आपको लगेगा कि इसके बारे में तो कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, आप भी नहीं कोई भी हो वो लगभग नहीं पढ़ा होता, इसको कि आपने मतलब कि तुरंत के मतलब कि प्रेजेंट ऑफ माइंड से इसको सॉल्व करना पड़ता है। तो इसमें मुख्य रूप से क्या बता देते हैं आपको कि इसका सेकंड वाला यानी कि जे वाला भी सही रहेगा। और उसके बाद में दीमक जो होती है हमारी वैसे तो क्या, और दूसरा हमारा क्या हो सकता है दीमक भी हो सकता है और तीसरा क्या हमारा वर्र, यानी कि इसमें केवल 3 सही हैं। और वैसे मक्खियाँ भी हो सकता है पर यूपीएससी ने केवल क्या माना है इसमें केवल 3 को माना था। तो जैसे कि मतलब कि पैरासिटाइड मतलब होता है कि ऐसे जीव जो किसी दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं और उसको क्या करते हैं मतलब कि नुकसान पहुंचा करके खुद को फ़ायदा उठाते हैं, उसे बोलते हैं
पैरासिटाइड स्पीसीज। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा 100 मिलियन किसान का सही विवरण करता है। तो ये क्या है, एक नेट शून्य कार्बन प्राकृतिक सकारात्मक खाद्य और जल प्रणालियों की और संक्रमण को तेज करने के लिए एक मंच है जिसका लक्ष्य किसानों की पुनरुत्थानशीलता में वृद्धि करना। यह एक अगला क्वेश्चन मतलब अगला वाला विकल्प है, यह जैविक पशुपालन के विवरण को सहायता देने एवं सशक्त करने में इच्छुक व्यक्तियों और कृषि संगठनों का एक नेटवर्क है और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है क्या। उसके बाद सी वाला है, यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो पूरी तरह से सेवा प्रदाताओं के साथ एकीकृत होता है और ब्लॉकचेन पर आधारित पर निर्मित है, जो क्रेता विक्रेताओं के तीसरे पक्षकारों को शीघ्र ही सुरक्षित रूप से उर्वरक को व्यापार करने की सुविधा प्रदान करता है। क्या ये उर्वरक के संदर्भ में है? यह एक मंच है जिसका ध्येय किसानों को कृषक उत्पादक संगठन एवं कृषि व्यवसाय संघ बनाने के लिए प्रोत्साहन करना, जिससे उन्हें उनके उत्पादों को बेचने के लिए वैश्विक खुले बाजार में पहुंच की सुविधा प्राप्त हो सके। तो अभी आप देख रहे हो 100 मिलियन किसान, तो 100 मिलियन किसान से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि कुछ किसानों से संबंधित है, पर यहाँ पे देख रहे हो कि मिलियन किसान यानी कि कुछ समूह की बात हो रही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, वैसे तो आप यहाँ पे थोड़ा सा अनुमान अगर लगाएंगे तो उर्वरकों के व्यापार से संबंधित तो कोई ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद बोले जैविक पशुपालन के विकास है तो हमारा यहाँ बी वाले का बी काट सकते हैं। यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन किस में हो सकता है, ए वाले में या फिर डी वाले में। तो इसका राइट आंसर आपको मैं बता देता हूँ। इसका राइट आंसर होगा हमारा ए। क्या है 100 मिलियन किसान क्या है, यह एक नेट जीरो कार्बन प्राकृतिक सकारात्मक खाद्य और जल प्रणालियों की ओर संक्रमण को तेजी से करने के लिए एक मंच है जिसका लक्ष्य क्या है, किसानों को पुनरुत्थानशीलता में वृद्धि करना। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, ए होगा 26 का, यानी कि 26 वाले क्वेश्चन का ए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उसमें बोला है निम्नलिखित में से कौन सा कारपोरेट बांडों और सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार कर सकते हैं। तो किसमें कर सकते हैं, मतलब कि कौन कौन जो है सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार कर सकता है। तो यानी कि बीमा कंपनियां भी कर सकती है, पेंशन निधि भी कर सकती हैं और खुदरा निवेशक भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको क्या है, अगर नॉलेज है तभी आप इन्फॉर्म मतलब कि सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका आंसर राइट होगा हमारा क्या, 43 का डी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और अगला क्वेश्चन भी हमारे किससे, इकोनॉमिक्स से संबंधित है। इसमें भी बोला गया है सही सुमेल कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन क्या थोड़े से टफ हो जाते हैं, पर अगर आप सही से सॉल्व करेंगे ध्यान देकर तो बहुत ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। इसमें बोला है भारतीय अर्थव्यवस्था के सेक्टरों के संदर्भ में निम्नलिखित गुणों युग्मों पर विचार करना है कि आर्थिक गतिविधियां और क्षेत्र। जैसे कि आप जानते हो कृषि उत्पादन का भंडारण, तो भंडारण हमारा किससे संबंधित होता है, यानी कि वो होता है क्या, द्वितीय क्षेत्र से होता है हमारा क्या। तो आप जानते हैं कि द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है, कोई भी चीज़ होती है उसका मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित होता है। वहीं डेयरी फार्मिंग, यानी कि डेयरी फार्मिंग क्या होता है हमारा, क्या प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। तो हाँ, दूध का उत्पादन जो होता है यानी कि डेयरी फार्मिंग जो होता है बिल्कुल प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होता है। वहीं खनिज की खोज, तो खनिज की खोज जो होती है मतलब कि तृतीय क्षेत्र से होती है क्या, बिल्कुल गलत है। कपड़ा की बुनाई, तो आप जानते हो कि की बुनाई यानी कि जो कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित है। तो 4 वाला तो बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि इसका सही सुमेल क्या होगा, केवल 2 सही होगा। यानी कि कृषि उत्पाद का भंडारण जो कि हमारा तृतीय क्षेत्र से नहीं होता, वो किससे होता है, मतलब कृषि के उत्पादों का भंडारण जो होता है, या फिर आप अगर आप उसमें जाते हैं कि एपीएमसी में जाते हैं तो वो टर्सरी सेक्टर में आ जाएगा, और अगर आप कृषि उत्पाद में जाते हैं तो प्राइमरी सेक्टर में चला जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा क्या होगा, केवल 2 विकल्प सही होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। डिजिटल रुपये के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनी मौद्रिक नीति के अनुरूप जारी की गई एक राष्ट्रीय मुद्रा है। और क्या मतलब कि बोला है कि क्या जो मतलब कि डिजिटल रुपया जो है, क्या भारतीय यानी कि आरबीआई के द्वारा अपनी मौद्रिक नीति यानी कि जो मॉनेटरी पॉलिसी के नीति के रूप में जारी की गई एक राष्ट्रीय मुद्रा है। यह आरबीआई के तुलना पत्र यानी कि बैलेंस शीट पर देयता के रूप में दिखाई देता है। यह अपने डिजाइन से ही मुद्रास्फीति के विरुद्ध बीमाकृत है। तो ये तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि जो मतलब कि डिजिटल करेंसी है वो मतलब कि जो कहते हैं इन्फ्लेशन के विरुद्ध एक बीमा इसमें दिया है। तो 3 वाला अगर आप काटेंगे तो आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं, देखते हैं। 3 वाला काटेंगे तो केवल एक ही मिलेगा अभी। यह वाणिज्यिक बैंकों द्वारा मुद्रा और नकदी के रूप में स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय है। हाँ, तो आप यहाँ पे 4 को तो बिल्कुल सही बोल सकते हैं, यानी कि 4 जिसमें नहीं उसको भी आप काट दीजिए, तभी आप किस पे पहुँचेंगे, केवल
सी और डी में से कोई आपको एक चुनना है, यानी कि 2 4 तो दोनों में है, एक देख लीजिए क्या है कि नहीं। यह भारतीय रिजर्व द्वारा अपनी मौद्रिक नीति के रूप में मौद्रिक नीति के अनुरूप जारी की गई एक राष्ट्रीय सॉवरेन मुद्रा है। तो बिल्कुल सही बात है। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? डी वाला। 1 2 और 4, 3 वाला हमारा गलत था। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला बोल रहा है संक्रमण यानी कि संक्रामक, इन्वेंसिव और जीव जाति स्पीसीज विशेषज्ञ समूह जो कि वैश्विक सकारात्मक जीव जाति डेटाबेस विकसित करता है। यानी कि एक ऐसा संक्रामक और यानी कि जो कि क्या बोल रहा है, इन्वेंसिव स्पीसीज का एक विशेषज्ञ समूह है जो क्या करता है, जो एक डेटाबेस विकसित करता है जो कि निम्नलिखित में से किस संगठन के संबंधित, यानी कि एक ऐसा संगठन जो कौन है, जो कि जो मतलब कि इन्वेंसिव स्पीसीज का डेटा बनाती है। तो आप जानते होंगे कि IUCN होता है, IUCN होता है। तो उसके बारे में कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं आपको चाहिए होगी। तो क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संघ, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन, इसे ही क्या बोलते हैं हम, IUCN बोलते हैं। हमारा UNDP तो बिल्कुल नहीं करता है, ना ही UNEP करता है और ना ही वर्ल्ड WWF करता है। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, जो ये वाला क्वेश्चन है 13 वाले का क्या आंसर होगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित जीवों के निम्नलिखित जीव अपने क्या सगे संबंधियों को अपनी खाद्य की स्रोतों की दिशा और दूरी को इंगित करने के लिए दोलन यानी कि बेगल डांस करते हैं। तो आप जानते होंगे कि अगर आपने कभी, वैसे तो आप अगर सीधे पढ़ेंगे तो आप अभी देख रहे होंगे तो हो सकता है आपको बहुत ईजी लग रहा होगा, पर जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो वहाँ पे अच्छे अच्छे मतलब जो एस्पिरेंट हैं उनके भी छक्के छूट जाते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आपने कभी भी थोड़ा सा भी अगर कार्टून कभी देखे हो तो कार्टून में भी इस प्रकार का अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें मधुमक्खियाँ जो होती हैं, हालांकि कई बार देख रहा होगा कि अपने साथियों के साथ बातचीत करते हुए घूम घूम के बात करती हैं। तो ये क्या होता है, हमारा मधुमक्खियों से संबंधित होता है। और हालांकि जो क्वेश्चन आप देख रहे होंगे इसमें देख रहे होगा ड्रैगन फ्लाई। तो यहाँ पे बहुत सारे एस्पिरेंट इसमें भी कन्फ्यूज़ हुए थे कि ड्रैगन फ्लाई में बहुत लोगों ने इस पर क्या लगा दिया था, टिक लगा दिए थे। या फिर क्या बर्रा यानी कि इस पर भी बहुत सारे लोगों ने टिक लगाया था। पर इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, मधुमक्खियाँ। यानी कि मधुमक्खियाँ जो होती हैं वो आप जानते होंगे कि एक मतलब कि सामाजिक प्राणियाँ होती हैं और अपने मतलब कि कॉलोनियाँ बनाती हैं। और जिस प्रकार से क्या क्या इंसानों में हायरार्की बटी होती है, उसी प्रकार से क्या होता है मधुमक्खियों में भी बिल्कुल, जैसे कि सैनिक वाली मधुमक्खियाँ होती हैं, कुछ गुलाम मधुमक्खियाँ होती हैं, एक दूसरे पे मतलब समूह में रहती हैं और एक दूसरे पे हमला भी करती हैं। इसमें एक रानी मधुमक्खी भी होती है, मजदूर मधुमक्खियाँ होती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी एक बेहतरीन कॉलोनी होती है और उस कॉलोनी में ही इनकी मतलब कि ऐसा नहीं कि केवल कॉलोनी होती है, उसमें इनके लिए क्या होता है, इस प्रकार से कॉलोनी होती है कि उसमें एक रहने के लिए रानी मक्खी जो होती है उसके रहने के लिए अलग चैम्बर होता है, मज़दूरों के लिए अलग चैम्बर होता है और साथ ही साथ क्या होता है जो मतलब कि कहते हैं कि खाना यानी कि जो खाने के लिए एक अलग चैम्बर होता है। यहाँ तक कि इन्होंने क्या पानी या फिर जो अपना मतलब कि निकासी का मार्ग होता है उसके लिए भी चैम्बर बना रखते हैं। तो मधुमक्खियों के बारे में आप अगर इतनी इन्फॉर्मेशन रखते हैं तो आगे अगर किसी प्रकार से कोई क्वेश्चन बनता है तो उसको भी आप टैकल कर पाएंगे। तो चलिए अगला देख लेते हैं। अगला बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 और कथन 2 बोला है उसके बारे में पूछा है। ऐसी संभावना है कि कार्बन बाजार जलवायु परिवर्तन से निपटने का एक विशेष व्यापक साधन हो सकता है। तो यानी कि कार्बन बाजार है, बिल्कुल सही बात बोला है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने की एक विशेष साधन हो सकता है। कार्बन बाजार संसाधनों को प्राइवेट सेक्टरों से राज्य को हस्तांतरित कर देते हैं। यानी कि जो कार्बन बाजार संसाधनों को प्राइवेट सेक्टर से क्या होता है, राज्य को हस्तांतरित कर देते हैं। तो ये भी बात हमारी सही है कि यानी जो कार्बन बाजार होता है वो प्राइवेट सेक्टरों से के बाद में क्या होता है, राज्यों को हस्तांतरित हो जाता है। तो दूसरा वाला भी सही है। पर क्या यहाँ पर आप देख रहे हो कि दूसरा वाला क्या फर्स्ट वाले की कहीं व्याख्या कर रहा है? तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि फर्स्ट वाले की व्याख्या कर रहा हो। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं तथा कथन 1 और कथन 2 जो होता है एक की सही व्याख्या करता है। तो ये तो नहीं होगा, कथन 2 जो होता है एक की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। यानी कि कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, पर क्या है कथन जो 2 हमारा 2 है वो एक की सही व्याख्या नहीं करता है। यहाँ पे आपको बता देते हैं कि बहुत सारे दोस्त लोग होते हैं वो बोलते हैं कि सर इसमें क्या हमारा कि हम ये तो समझ जाते हैं कि इन दोनों में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, पर कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है कि दोनों की व्याख्या करते हैं या नहीं। तो बस आपको इतना कर लेना है कि आपको पहले कथन 1 पढ़ना है, उसके बाद में कथन 2 पढ़ना है, फिर देखना है कि क्या कथन 2 जो है एक की मतलब कि विश्लेषण कर रहा है या नहीं कर रहा है। यानी कि कथन 2 के कारण कोई एक का मतलब कि आंसर के रूप में या फिर जो विश्लेषणात्मक रूप में से इन्फॉर्मेशन आ रही है या नहीं आ रही, तो उसको आपको देखना होता है।
तो उसी प्रकार से आप लगाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है हमारा पॉलिटी से संबंधित। इसमें बोला है सारभूत रूप में विधि की साम्य प्रक्रिया, यानी कि विधि की जो साम्य प्रक्रिया होती है किसमें होती है, आर्टिकल 14 में है, का अभिप्राय किससे है? क्या मतलब कि विधि की साम्य प्रक्रिया का अभिप्राय किससे है? क्या नैसर्गिक न्याय से, क्या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से, विधि की निष्पक्ष प्रयुक्ति से, या फिर विधि के समक्ष समता से? तो विधि के समक्ष समता क्या होता है, आर्टिकल 14 में आप जानते हैं, अभी मैंने बताया। परंतु ये हमारी जो विधि की साम्य प्रक्रिया है, इसका अभिप्राय है कि नैसर्गिक न्याय, यानी कि जिसे हम प्राकृतिक न्याय भी बोलते हैं। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, ए होगा। तो चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा फिर से क्या है, जो हमारा हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें बोला है भारत, दक्षिण भारत, यानी कि ये सारे के सारे क्या हैं भाग, जो मतलब कि जो सुविख्यात चीज़ें हैं वो दक्षिण भारत की हैं। दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकुई, पुम्पुहार और मुचीरी, क्या है मुचिरी के किस रूप में सुविख्यात, यानी कि ये सारे के सारे नाम जो हैं वो क्यों विख्यात हैं, जो कि दक्षिण भारत के हैं? क्या राजधानी नगर थे, पत्तन नगर थे, लोह या इस्पात निर्माण के केंद्र थे, या फिर जैन तीर्थकरों के क्षेत्र थे? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा क्या, बी, यानी कि जो एक पत्तन थे, जो कि दक्षिण भारत में काफ़ी सुविख्यात थे। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन किससे, आईआर से। निम्नलिखित देशों पर विचार करना है और नाम दिए हैं। उपरोक्त में से कौन सा यूक्रेन के साथ सीमा साझा करता है? तो ये भी हमारे क्या 2024 का क्वेश्चन है। और आप जानते होंगे कि रूस और यूक्रेन युद्ध बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा था, तो यूपीएससी ने इस पर भी क्वेश्चन पूछ लिया था। और इसमें बोला है कौन कौन से देश जो है यूक्रेन के साथ सीमा साझा करते हैं। तो आप जानते होंगे यूक्रेन के साथ सीमा कौन कौन साझा करता है। इधर से रूस होता है, रूस के बाद में मतलब कि इस प्रकार से अभी मैं कंफर्म सारे के सारे नहीं बता सकता हूँ। जैसे कि रूस हो गया, हंगरी हो गया, रोमानिया हो गया, और क्या कहते हैं बुल्गारिया हो गया। इस प्रकार से मतलब कई देश, सॉरी बुल्गारिया नहीं करता है। कौन कौन से करते हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। क्या मतलब मैंने बताया रूस हो गया, और रूस के बाद में क्या होता है हमारा, रूस के बाद में होता है हमारा रोमानिया हो जाता है। रोमानिया के बाद में स्लोवाकिया हो जाता है, पोलैंड हो गया, हंगरी हो गया, या फिर क्या लिथुआनिया। इस प्रकार से कई देश होते हैं जो कि हमारे मतलब कि रूस के साथ सीमा साझा करते हैं। और उसके बाद में चलिए बता देते हैं इसमें से कौन कौन से देश हैं। तो हमने बताया कि बुल्गारिया, बुल्गारिया रूस के साथ सीमा साझा नहीं करता, तो एक को आप काट दीजिए। तो यहाँ पे तो 1 2 3 है ही नहीं। यहाँ पे क्या बोला है, कितने देश हैं, यानी कि एक तो हमारा नहीं होगा। क्या इसमें कौन कौन से हैं, केवल हंगरी और रोमानिया, यही केवल रूस के साथ सीमा साझा करते हैं। चेक रिपब्लिक तो थोड़ा दूर पड़ जाता है, लातविया और लिथुआनिया भी दूर पड़ जाते हैं। तो यानी कि क्या है हमारा, हंगरी और रोमानिया, केवल 2 देश ही हैं जो कि रूस के साथ सीमा साझा करते हैं। यहाँ पे मैं मैप तो नहीं लगा पाया, पर आगे जैसे जैसे आप लोग सपोर्ट करते जाएंगे वैसे वैसे हम क्या करेंगे, अपने जो कंटेंट है उसको बहुत ही ज़्यादा रीच करते चलेंगे, और आगे क्या करेंगे, थोड़ा सा डिटेल भी बढ़ाते चलेंगे। तो अभी क्या है, आज का तो थोड़ा मतलब कि आप डेमो क्लास भी समझ सकते हैं, या फिर थोड़ा नॉर्मली बस एक तरीके से आप क्या मतलब कि आज की क्लास समझ सकते हैं। आगे से जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, कंटेंट को सही सही से करते चलेंगे। अगला वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश है दशकों से गृह कला, यानी कि दशकों से यानी कि 10 सालों से क्या हो रही है, वहाँ पे गृह कला हो रही है, खाद्य संकट से त्रस्त है, और हाल ही के पिछले दिनों में क्या अति गंभीर क्या हुआ, मतलब कि भुखमरी के समाचारों में रहा। तो भुखमरी के लिए समाचारों में कौन सा रहा? तो आप जानते हैं अंगोला हो गया, कोस्ट रिका हो गया, इक्वाडोर हो गया, सोमालिया। तो इन सभी देशों में अगर आप चाहें तो सोमालिया यानी कि एक ऐसा देश है, उसको आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे क्या कई दशकों से क्या हो रहा है, मतलब कि कहीं तख्ता पलट होता है, कहीं भुखमरी आती है, तो कहीं क्या मतलब कि राजनीतिक संकट आता है, तो क्या है, सोमालिया है। और आपने सुना होगा सोमालिया के डाकू भी जो होते हैं मतलब कि दक्षिण में, दक्षिण जो अफ्रीका है उसके नीचे वहीं पे वहाँ पे मतलब कि दक्षिण अफ्रीका नहीं, क्या बोला मैंने, अफ्रीका का एक क्षेत्र है। आगे चलिए देख लेते हैं क्या लिखा है, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि त्वरित वित्तीय प्रपत्र तथा त्वरित ऋण सुविधा, यानी कि रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी निम्नलिखित में से किस एक संस्था के द्वारा उपबंधों द्वारा संबंधित है? क्या एशियाई विकास बैंक है, क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण विकास पहल है, विश्व बैंक है? तो अगर जिसने नहीं पढ़ा है वो थोड़ा सा अगर थोड़ा बहुत भी अंदाजा लगाता है, तो यानी कि इसमें IMF। तो IMF ही होता है जो कि मतलब कि क्या करता है, मतलब कि वित्तीयन का कार्य करता है। तो इसको आप नॉर्मली लगा सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यकलाप अर्थव्यवस्था में वास्तविक क्षेत्र, यानी कि रियल सेक्टर जो होता है, मतलब कि ये कहता है कि जिसे उत्पादन करता है उसे बोलते हैं रियल सेक्टर। जैसे कि हमारा कृषि हो गया, कृषि में फसल को काटना, ये भी हमारा रियल सेक्टर से आता है। पर कच्चे मिलों का, सॉरी क्या है, कपड़ा मिलों का कच्चे कपास को कपड़े में बदलना, तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप रियल सेक्टर है कि नहीं, क्या आप समझ पाएंगे?
उसके बाद देख लेते हैं विकल्प कैसे बनाए गए हैं। विकल्प बनाए गए हैं हमारे 1 2 3 करके बनाए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। कपड़ा मिलों का कच्चे कपास को कपड़े में बदलना, क्या ये हमारा रियल सेक्टर है? यहाँ पे क्या उत्पादन कुछ हो रहा है? तो हाँ, यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं। परंतु यहाँ पे देखिए, किसी वाणिज्यिक बैंक का किसी व्यापारी कंपनी को धनराशि उधार देना, यहाँ पे देख रहे हो उधार देना कोई मतलब कि उत्पादन नहीं होता। तो आप 3 को बस काटिए पहले। तो 3 को काटते ही आप क्या है, सीधे आंसर तक पहुँच गए। क्या होगा हमारा इसका आंसर? ए होगा, यानी कि 1 और 2। और दूसरा भी देख सकते हैं कि किसी भी कारपोरेट निकाय का विदेश में रुपये अंकित मूल्य बॉन्ड जारी करना। तो बॉन्ड जारी करना भी क्या हमारा होता है? रियल सेक्टर से संबंधित नहीं होता। यहाँ पे आपको बता देते हैं कि रियल सेक्टर का मतलब रियल एस्टेट से नहीं है। रियल सेक्टर का मतलब है ऐसा सेक्टर जो कि उत्पादन करता है किसी चीज़ का। जैसे कि मैंने बताया कि जो फसल थी उसको काटना एक उत्पादन हो गया, या फिर जो कच्चा माल है उससे क्या कपड़े बनाना, ये भी क्या हमारा एक उत्पादन हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। किसी संगठन या कंपनी के द्वारा किए गए व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? नई प्रौद्योगिकी द्वारा किसी संगठन या कंपनी के द्वारा किए गए व्यय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करना, पूंजीगत व्यय, यानी कि कोई नई प्रौद्योगिकी आती है तो उससे क्या होता है? हमारा उत्पादन बढ़ता है। तो यानी कि ये तो एक पूंजीगत व्यय आराम से होगा, यानी कि एक तो हमारा बिल्कुल सही होगा। तो जिसमें एक नहीं उसको आप काट दीजिए। सीधे सीधे आप अभी क्या पे कहाँ पे आ गए? 50-50 पे आ चुका है। उसके बाद बोला है ऋण का वित्तीयन को पूंजीगत व्यय माना जा सकता है, यानी कि जो ऋण हमारे हैं उसको अगर आप भुगतान कर देते हैं तो क्या हमारा पूंजीगत व्यय माना जाएगा। परंतु इक्विटी व्यय वित्तीयन, यानी कि जो हम राइट जो हम शेयर लेते हैं वो हमारा राजस्व व्यय है। तो यानी कि पहली वाली बात तो बिल्कुल सही है, अगर हम ऋण को वित्तीयन कर देते हैं तो हमारा वो पूंजीगत व्यय है। परंतु अगर हम शेयर बाजार में भी अगर इन्वेस्ट करते हैं तो वो भी हमारा क्या होता है? पूंजीगत व्यय ही माना जाता है, क्योंकि उससे हमें क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। और तो सेकंड वाला हमारा गलत हो जाता है, तो यानी कि सही हो जाएगा ए वाला। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल क्या बोला? निम्नलिखित फसलों में से कौन सा एक जो है मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानवदेयी स्रोत है? यहाँ पे देख लीजिए, मानवदेयी यानी मानव के द्वारा उत्पादित। तो आप जानते हैं कि कपास ऐसा कुछ खास नहीं है कि उससे बने। गन्ना भी बहुत ज़्यादा खास देखिए उत्पादन तो होता है, पर उससे मीथेन और नाइट्रस के ऑक्साइड नहीं होता है। गेहूँ तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो धान के खेत यानी कि एक ऐसा ही होता है जिससे क्या होता है? बहुत अधिक पानी की भी आवश्यकता होती है और बहुत ही अधिक नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन को उत्सर्जन करता है। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? धान के खेत। तो इस प्रकार से अभी हमारे क्या होगा? टोटल 20 क्वेश्चन हुआ है और अभी हम लोग क्या 5 क्वेश्चन को और भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए 5 क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं अभी। तो चलिए हमारे लास्ट के अभी 5 क्वेश्चन बचे हैं, उसको अभी सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? जो 2024 का पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला है पार्थिव विकिरणों की तुलना में आगामी यानी कि जो इनकमिंग होती हैं सूर्य विकिरण से वायुमंडल अधिक गर्म हो जाता है। यानी कि जो हमारा इनकमिंग जो होती है विकिरण उससे अधिक गर्म होता है, जो हमारी बाहर निकलती है यानी कि पार्थिव विकिरण है उससे कम गर्म होता है। उसके बाद बोला है कार्बन वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसें दीर्घ तरंग विकिरण के अच्छे अवशोषक होते हैं। तो बोला भाई मतलब कि उसमें से क्या आपको बताना है कि एक और दो दोनों सही हैं, और दो जो होता है एक ही सही व्याख्या करता है या फिर नहीं करता है, या फिर एक गलत है या फिर दो गलत है। तो इसमें मैं बता देता हूँ, जैसा कि अगर आप लोगों ने ये कहता है कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में अगर पढ़ा है तो आप जानते होंगे कि जो इनकमिंग रेडिएशन होता है वायुमंडल उससे नहीं गर्म होता, बल्कि किससे गर्म होता है? जो हमारी आउटगोइंग रेडिएशन होता है उससे गर्म होता है। क्योंकि जो इनकमिंग होती है वो क्या होती है? हमारी लो वेवलेंथ की होती है, पर जो आउटगोइंग होती है वो क्या होती है? हमारी लॉन्ग वेवलेंथ की होती है। तो यानी कि आउटगोइंग से ही हमारा क्या होता है? वायुमंडल गर्म होता है। तो इस प्रकार से हमारा क्या आंसर हो जाएगा इसका? इस प्रकार से हमारा ए वाला तो गलत हो जाएगा, यानी कि एक तो हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद में क्या हमारा केवल दो सही होगा, यानी कि एक तो गलत है पर दो कथन सही है। तो चलिए अगला देख लेते हैं। अगला बोला है कि निम्नलिखित घटनाओं पर से विचार करना है। ये भी हमारे किससे संबंधित है? इसी प्रकार से है कि भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में बहुत अधिक होती है। तो बिल्कुल सही बात है कि जो हमारा भूमध्य रेखा होती है वहाँ पे क्या होता है? जो मतलब कि संवहनी तरंगें चलती हैं, यानी कि जो संवहनी तरंगें चलती हैं उसके कारण क्या होता है? हमारे भूमध्य रेखा पर जो क्षोभ मंडल होता है उसकी ऊंचाई अधिक हो जाती है, और ध्रुवों पे क्या होती है? हमारी कम हो जाती है। तो बिल्कुल सही बात है। और दूसरा कथन बोला है कि भूमध्य रेखा पर प्रबल संवहनी धाराएं, देखिए वही बात बोल दी इन्होंने भी, द्वारा ऊष्मा को अधिक ऊंचाई तक ले जाया जाता है। तो ये भी हमारी बात बिल्कुल सही है, यानी कि एक और दो दोनों सही हैं और इसके कथन की सही व्याख्या भी करते हैं। तो ये हमारा हो गया इस प्रकार से। और आगे देख लीजिए, आगे देख लेते हैं अगला वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 2 है हमारा, क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है कि जलवायु ज्वालामुखी के उद्गार से निर्मित होता है?
तो आप जानते हो कि ज्वालामुखी से क्या-क्या निकल सकता है? सल्फ़र तो निकलेगा ही निकलेगा, नाइट्रोजन के यौगिक भी निकलेंगे, धूल और राख यानी कि राख और धूल भी निकलेगी। और क्या कहते हैं ज्वालाखंड खंडाश्मी मलबा भी निकलेगा। तो इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। इसमें आपको बता देते हैं एक बात कि इस प्रकार के अगर क्वेश्चन हो तो उसको आप नॉर्मली क्या होते हैं लगभग सारे के सारे क्वेश्चन ही सही होते हैं। बहुत ही रेयर केस होता है कि कोई एक ऑप्शन जो है गलत हो, क्योंकि ज्वालामुखी को उद्गार होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर यहाँ पे कहीं बीच में अगर सोना बोल देता, हीरा बोल देता, चांदी बोल देता, एल्युमिनियम बोल देता या कोई भी खनिज बोल देता, तो आप जानते होंगे कि जो हमारा जो ज्वालामुखी है उसमें बहुत सारा मिश्रण होगा, तो वो सारे के सारे सही होता है। तो इसलिए इसका क्या आंसर होगा? सभी चारों। अगला बोला है जनवरी माह में समताप रेखा मानचित्र के यानी कि आइसोथर्मल मैप से प्राप्त कौन से निष्कर्ष सही हैं? तो समताप रेखाएं महासागर के ऊपर उत्तल की ओर और महाद्वीप के ऊपर दक्षिण की ओर विचलित होती है। यानी कि जो महासागर होता है उसमें क्या उत्तर की ओर और जो महाद्वीप होता है उसमें क्या दक्षिण की ओर विचलित होती है। तो एक तो हमारा बिल्कुल सही है। उसमें बोला है शीत महासागरीय धाराएं गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट की उपस्थिति उत्तरी अटलांटिक महासागर की शीतल बनाती हैं और समताप रेखाओं उत्तर की ओर मुड़ जाती हैं। बात तो बिल्कुल सारी सही है। अगर आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन हो तो हम जानते हैं कि गल्फ स्ट्रीम जो होता है हमारी, गल्फ स्ट्रीम क्या होती है हमारी? शीत धारा ना होकर के क्या होती है हमारी? मतलब कि गर्म धारा होती है। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड वाला गलत हो जाएगा। तो केवल क्या होगा हमारा? एक सही होगा यानी कि ए। तो लास्ट का आज का यानी कि 25वां क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश जो होता है विश्व के 2 सबसे बड़े कोक उत्पादक के रूप में जाना जाता है? तो कोक उत्पादन के रूप में क्या था? अल्जीरिया, मोरक्को, बोत्सवाना, नामीबिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक या फिर कोट डी आइवर या घना। तो आप जानते होंगे कि कभी भी आपने अल्जीरिया को या फिर क्या कहते हैं कि मेडागास्कर को कभी आपने कोक उत्पादन में नहीं सुना होगा। तो इस प्रकार से ए और डी तो हमारा बिल्कुल गलत हो जाता है। और आप जानते हो कि बोत्सवाना किसके लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है? हीरो के लिए प्रसिद्ध है, ना कि कोक के उत्पादन के लिए। तो लास्ट हमारा क्या बचा? कोट डी आइवर और घना। तो इस प्रकार से क्या हो गया हमारा? इसका राइट आंसर होगा हमारा सी। तो आज के क्वेश्चन हम लोगों ने क्या टोटल 25 क्वेश्चन जो थे सॉल्व कर लिए हैं। बाकी हो सकता है अभी थोड़ी बहुत मिस्टेक रही होगी, तो उसके लिए आप क्या बता दीजिएगा कि अगर कोई मिस्टेक होती है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे और साथ ही साथ क्या अपने सुझाव भी देंगे, क्योंकि अभी क्या है आज का पहला दिन था और पहले दिन में हम लोगों ने क्या टोटल 25 क्वेश्चन जीके के सॉल्व कर लिए हैं। और वीडियो आज का क्या है आपको लगभग 7 बजे रोज डेली की सुबह अपलोड हो जाया करेगा और शाम को लगभग 6 बजे क्या होगा आपको जो कहते हैं सीसेट का कोई जो वीडियो होगा इसमें हम लोग 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, वो भी अपलोड हो जाया करेगा। तो इसके लिए बस आप लोग क्या कीजिए सपोर्ट करते रहिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। इसी प्रकार से आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।